नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो रुक सी गई है और इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो ममता बनर्जी को हो रही है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर भी झूठ पर झूठ बोलती जा रही है और उनका झूठ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। केंद्रीय टीम ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, खुलासा कर दिया है और उसके बाद ममता बनर्जी का पूरा चरित्र सामने आता दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लोगों के जान को खतरे में डालकर अपने राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया भर के देश इससे परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में या सिर्फ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है जिसके कारण उनको इस पर राजनीति करने की ज़रूरत थी, लेकिन पश्चिम बंगाल को ऐसा लगने लगा है, यानी ममता बनर्जी ये सोचने लगी है कि अगर यहाँ पर जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है उसमें अगर केंद्र सरकार की मदद मिलती है तो उससे उनको राजनीतिक नुकसान होगा और इसी राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए, उस राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए वो हैं जो किसी तरह से वहाँ के संक्रमण के मामलों को कम करके आंकने की कोशिश कर रही हैं। और जो केंद्र सरकार ने इसीलिए कुछ टीम बनाई थी, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, जो IMCT जो भेजी गई थी अलग अलग राज्यों में, उसने पश्चिम बंगाल में जो स्थिति अभी है उसकी सारी पोल खोल दी है और ममता बनर्जी को अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। ममता बनर्जी ने पहले जो आंकड़े बताए थे, जो पश्चिम बंगाल के आंकड़े थे और जो केंद्र सरकार की टीम ने जो आंकड़े बताए हैं कोरोना वायरस से संबंधित, वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। अगर मौत की बात करें कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कितने मामले पश्चिम बंगाल में आए और उसमें कितने लोगों की मौत हुई, तो उसमें दोगुना से भी ज़्यादा का अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोगों की मौत के जो आंकड़े सरकार बता रही है, वहाँ की राज्य सरकार बता रही है, वो करीब 61 है। उन्होंने अभी जो तत्काल अभी जो मेडिकल बुलेटिन के बाद उन लोगों ने जो बताया है आंकड़ा, और वो एक दिन के बाद जो थोड़ा ज़्यादा आंकड़ा बताया है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि 61 मामले ऐसे आए हैं जिसमें कोरोना वायरस से मौत हुई है। लेकिन केंद्रीय टीम ने जो बताया है कि वहाँ पर जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो लोग मारे गए हैं, जिन लोगों की मौत हुई है, उसके आंकड़े 133 के करीब हैं। 133 मामले और 61 मामलों में बहुत बड़ा अंतर होता है, यानी कि दुगना से भी ज़्यादा का अंतर है उनके दोनों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें। और ममता बनर्जी की सरकार बहुत बेशर्मी से ये बात बोल रही है कि जो ये कोरोना संक्रमण के मामलों से जो मौत हुई है उसके आंकड़े इतना कम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों के बारे में नहीं कहा गया कि इनकी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, वो लोग पहले से दूसरे बीमारी से ग्रसित थे। अगर ये मामला है तो पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जितने भी कोरोना वायरस के कारण जो मौत हुई है उसमें ज़्यादातर आंकड़े ऐसे ही हैं, ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं जिनको पहले से कई बीमारियां थी और उनका कोरोना संक्रमण हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई, वो रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये जो मौत हुई है वो पहले की बीमारियों के कारण हुई है, इसके कारण इसके आंकड़ों को उसमें न जोड़ा जाए, उसको छुपा के रखा जाए। लेकिन ये सही नहीं है, इसके कारण कई परेशानियां आ सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जिनको कोरोना वायरस के संक्रमण का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट में ये जिक्र किया गया है, उनके दाह संस्कार के तरीके अलग होते हैं, उनसे इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है। और अगर वो आंकड़ा आप छुपा लेते हैं तो वो दूसरे लोगों को इसका जो संक्रमण है वो फैलाने का न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने जो अलग अलग तरीके से जो इसके आंकड़े बताए हैं उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ तक कि जो कोरोना के संक्रमण के जो उन्होंने मेडिकल बुलेटिन में जो आंकड़े बताए और स्वास्थ्य मंत्रालय को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जब उनका कम्युनिकेशन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को जो बात बताई है, उन दोनों में भी बहुत बड़ा गैप है। उन दोनों के बीच भी ऐसे ही कुछ अंतर है। 711 केसेस उन्होंने बताया था, जो राज्य सरकार का मेडिकल बुलेटिन है वहां पर 711 केस बताया गया कि यहां पर कोरोना वायरस से संक्रमण के इतने मामले हैं, जबकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन हुआ, उसमें इन लोगों ने बताया कि राज्य में 931 मामले हैं कोरोना वायरस से संक्रमण के। ये जो बात बताई गई है ये उस रिपोर्ट में है, जो रिपोर्ट केंद्र की टीम ने
वहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जाने के बाद, वहाँ दौरा करने के बाद, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देखने, और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के सरकार ने जो टीम बनाई थी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखने के लिए, उसका जो डाटा तैयार करने के लिए, उनके आंकड़ों को देखने के बाद ये रिपोर्ट दी है केंद्रीय टीम ने, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे अपूर्व चंद्रा, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, और उन्होंने ये सारी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया है कि केंद्र सरकार की जो टीम वहां गई थी उसके साथ किसी तरह से कोऑपरेट नहीं किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट है जो चाहती है कि किसी न किसी तरह से ये सारे मामले छुपा रहे, और इसके कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण इसका है वो है राजनीतिक फायदा। राजनीतिक फायदे के लिए ही वो ये सारा काम कर रही है, और इसके पीछे जो उनकी मंशा है वो बहुत गंदी है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस का संक्रमण पश्चिम बंगाल में छुपा हुआ रह गया तो फिर बाद में जब इस संक्रमण से निपटने की बात आएगी, निपटने का समय आएगा और देश के दूसरे हिस्सों में ये निपटना शुरू हो जाएगा, तो उस समय भी कोरोना वायरस का संक्रमण पश्चिम बंगाल से दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। जैसा कि तबलीगी जमात के मामले आने के बाद पूरे देश में एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और फिर से ऐसा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था जिससे लगने लगा था कि अब कोरोना वायरस का संक्रमण अलग अलग हिस्सों में जो फैला है उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह ममता बनर्जी इन आंकड़ों को छुपा रही है, और जो केंद्रीय टीम है उसको लेकर जो इन्होंने आरोप लगाया था वो भी कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक फायदे की मानसिकता को दिखाता है। क्योंकि अगर देखें जो केंद्रीय टीम बनाई गई थी वो करीब 10 केंद्रीय टीम बनाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, कि जिन जिन राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, जहां स्थिति खराब है, जहां सर्विलांस नहीं हो पा रहा है, वहां जाकर देखें और एक रिपोर्ट तैयार करके बताएं कि वहां की स्थितियों को सुधार के लिए क्या किया जाएगा। उन राज्यों में भेजा गया था, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, साथ में तेलंगाना और तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भेजी गई थी ये टीम। और ये टीम जो अलग अलग राज्यों में गई वो हर राज्य ने इसके साथ सहयोग किया, और हर राज्य जो पश्चिम बंगाल को छोड़ के बात कर रहे हैं वो हर राज्य ने इसके साथ सहयोग किया और केंद्रीय टीम को सारे डाटा उपलब्ध करवाए। उसके बाद जो सरकार, राज्य सरकार जो कदम उठा रही है उसके बारे में चर्चा की गई, और फिर केंद्र से क्या मदद मिल सकती है इसकी भी चर्चा उन टीमों के साथ की गई। लेकिन इन राज्यों के अलावा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में शुरू से ही उसके साथ सहयोग नहीं किया गया। शुरू से ही बताया गया कि अगर ये टीम जो यहाँ आई है जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। जबकि अगर जिन राज्यों का नाम हमने बताया है उन राज्यों के बारे में सोचें तो गुजरात में और मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल है, उद्धव ठाकरे के साथ यानी शिवसेना के साथ वो सरकार में शामिल है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और तमिलनाडु में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। उन्होंने, इन लोगों ने किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही कि केंद्र सरकार ये टीम भेजकर बहुत गलत काम कर रही है, हमारे जो क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू से ही ऐसा रुख अपनाया था, और इसके पीछे की वजह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्योंकि इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको कुछ दिन पहले के बारे में देखना पड़ेगा कि जब पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक स्थितियां बदली थी उसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए इन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और ये तैयारी शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका इंटरनल सर्वे था। उस इंटरनल सर्वे में जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसके आधार पर यह इंटरनल सर्वे करवाया गया था कि उस लोकसभा के चुनाव में कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, कितने सीटों पर जो विधानसभा के आधार पर आंकड़े निकाले गए थे उसमें कि कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर पर थी और उसमें वोटों का अंतर कितना था। तो उसमें ममता बनर्जी को यह पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी 129 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी से, और दूसरी तरफ उसके अलावा 60 सीटें ऐसी थी जिस पर ममता बनर्जी की पार्टी
आगे चल रही थी, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 हज़ार वोटों से उससे पीछे थी। और जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पर पैदा हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, सीएए और एनआरसी का मामला जब उठा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का समर्थन थोड़ा बढ़ गया और इसके कारण ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई। और ममता बनर्जी इतने समय पहले से ही चुनावी मोड में आ गई थी। कलकत्ता से लेकर दूसरे क्षेत्रों में पोस्टर बैनर लगाए जाने लगे और अपने जो राजनीतिक सलाहकार उनके हैं, जिसकी कंपनी को उन्होंने हायर किया है, यानी प्रशांत किशोर के आईपैक, जो वहाँ पर चुनावी प्रबंधन ममता बनर्जी के लिए कर रही है, उसको प्रशांत किशोर को बुलाया और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने आगे वहाँ पर चुनाव प्रचार करना शुरू किया और देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे मालदा वगैरह जैसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर हैं, जहाँ पर गरीबी और पिछड़े लोगों का वोट ममता बनर्जी की पार्टी को कम मिला था और उन क्षेत्रों में उन्होंने पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। तो इस बीच जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, तो उनकी पूरी राजनीतिक गतिविधियां हैं जो रुक सी गई। वो अब चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं, कहीं जाके मीटिंग बैठक नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी, जबकि कोरोना वायरस से संक्रमण से लड़ने के लिए पूरा देश हर जगह पर एकजुट है और चुनाव और राजनीति से अलग होके हर राज्य अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इससे निपटा जाए, ममता बनर्जी अपने उसी चुनावी प्रबंधक प्रशांत किशोर को बिहार से पश्चिम बंगाल बुलाती हैं। और इसलिए कि ऐसे समय में भी वो चुनाव के जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश में लग जाती हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि जो स्थिति अभी है, अगर केंद्र सरकार के तरफ से कोरोना वायरस से संक्रमण के लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में मदद की जाती है, तो फिर उनका राजनीतिक जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और उसके बाद अगले चुनाव में उनकी हार लगभग निश्चित हो जाएगी। ऐसे भी ममता बनर्जी चाहे जितना भी छटपटा लें, इस बार चुनाव उनके हाथ में नहीं आने वाली है और पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार होनी ही है। जिस तरह से वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही हैं, सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भी उन्होंने अफवाह फैलाया है, अब कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी वो वही काम कर रही हैं और उनके झूठ का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, पर्दाफाश हो रहा है। उसके बाद वहाँ के लोग ये जान रहे हैं कि अब ममता बनर्जी वो ममता बनर्जी नहीं रही जो क्रांतिकारी महिला की तरह चुनावी मैदान में आती थी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की धज्जियां उड़ा देती थी। आज ममता बनर्जी बदल गई है और कुर्सी की लालच में उन्होंने लोगों के साथ धोखा करना शुरू कर दिया है और अब स्थितियां बदल गई है और ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि कितना झूठ बोलेंगे ये कुर्सी के खातिर जो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर ये धोखा जारी रखा तो फिर उनका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा और भी कहीं की नहीं रहेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।